हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज इस वीडियो लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग बेटा एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को समझ चुके हैं। हमने देखा है कि एंडोस्पर्म में क्या होता है, ट्रिपल जो एंडोस्पर्म में एक रिजर्व फूड मटेरियल होता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और एम्ब्रियो में हमने देखा कि एम्ब्रियो दो प्रकार का होता है, मोनोकॉट, डाइकॉट। उसमें कॉलेप्टाइल, कोलेराइजा, एपीकॉटिल, हाइपोकॉटिल, प्लूम्यूल, रेडिकल, ये सब क्या चीजें होती हैं इसको हम लोगों ने आसानी से समझ लिया है। अब बेटा उसके बाद जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होता है वो होता है बेटा मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट। अब यहां पर दूसरा जो इवेंट मैं बता रहा हूं बेटा कि मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड, यानी कि सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्योंकि सीड के अंदर ही तो क्या होता है, एम्ब्रियो होता है जो कुछ भी है, क्योंकि सीड ही तो सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है वही तो जर्मिनेट करता है ना, वही तो आगे एक पूरी की पूरी प्लांट बॉडी बनाता है। तो ये सीड क्या चीज है, सीड्स को मैंने यहां पर साफ साफ एक लाइन में लिख दिया हुआ बेटा कि सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स। ठीक, ये जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट होते हैं इनका ये फाइनल प्रोडक्ट होता है और ये फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है। ठीक है बेटा, बात समझिएगा, ये क्या है, ये फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। अब जैसे इसमें पूछ लिया कि आपसे कि ये कौन सा है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल में से, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन हुआ था ओव्यूल में, एक भी हुआ था और पोलर न्यूक्लियाई भी फर्टिलाइजेशन हुआ था। बेटा दोनों को मिलाकर के क्या बनता है, ओव्यूल बनता है। तो यानी ये दोनों के फर्टिलाइज के बाद ही जो पूरा का पूरा वो एम्ब्रियो सैक था वो किस में परिवर्तित हो गया है, वो पूरे के पूरे सीड में परिवर्तित हो गया है। ठीक, अब यहां पर सीड में क्या क्या चीज होता है वो आपको यहां पर समझ लेना होगा। मैंने यहां से यहां तक लेकर के एक फ्लो डायग्राम बनाया है, फ्लो चार्ट है, इसको आसानी से देखेंगे तो समझ जाएंगे। सीड में दो मुख्य चीजें होती हैं, वो आपको पता है, एक होता है बेटा सीड कोट, दूसरा होता है कर्नेल। ठीक, अब कर्नेल क्या होता है ये आपको पहले ही बता चुके हैं बेटा। जैसे हमने नारियल का एग्जांपल आपको दिया था बेटा, वो क्या होता है, वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, याद है ना। व्हाइट कर्नल जो नारियल का था वो क्या था, वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। लेकिन इस कर्नल में और क्या क्या चीजें होती है उसको देखेंगे। सबसे पहले सीड कोट को देख लेते हैं। सीड कोट जो सीड्स होते हैं इनके ऊपर दो कवरिंग होती है, कुछ सीड्स में एक ही कवरिंग होती है, ठीक है ना। तो कुछ सीड्स में एक ही कवरिंग होती है, लेकिन मोस्टली क्या होता है उसमें दो कवर होते हैं। पहला होता है बेटा टेस्टा, दूसरा होता है टेगमेन। आप इसको ऐसे समझिए जैसे आम का बीज ले लीजिए, आप आम का सीड ले लीजिए, जो अंदर का हिस्सा जो आप होता है उसको आप खा जाते हैं। खाने के बाद क्या होता है, उसके अंदर एक सीड निकलता है, सीड के ऊपर एक टफ कवरिंग होती है, उसको क्या कहते हैं बेटा, टेस्टा कहते हैं। और उसके अंदर जब सीड निकाल लेते हैं तो सीड के ऊपर भी एक लेयर होती है पतली सी, वो भी एक टफ कवरिंग होती है, उसको बेटा हम क्या कहते हैं, टेगमेन कहते हैं। ठीक है ना, याद रखना, सीड कोट, टेस्टा, टेगमेन। अब इसको समझ लीजिएगा बेटा कि जो सीड कोट होता है, सीड कोट के ऊपर, ठीक ना, कभी कभार जैसे किसी के ऊपर, जैसे चने पे देखा जाए तो उसके ऊपर होता है, आम के देखा जाए तो उसके बीच में होता है बेटा, ठीक है ना। एक माइक्रोपाइलर माइन्यूट पोर होता है, बात समझ लीजिएगा। एक माइक्रोपाइल जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं, जो एक माइन्यूट पोर होता है जो कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई बाहर से करने में मदद करता है, जो उससे जर्मिनेट कर सके। बात समझ लीजिए बेटा, जैसे चना है, चने के ऊपरी हिस्से पर एक माइन्यूट पोर होता है जिससे वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और ऑक्सीजन को लेगा तो क्या कर सकता है, वो वहां से वो जर्मिनेट कर सकता है। ठीक है ना, इसके ऊपर एक छोटा सा पोर होता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। ठीक, अब कर्नल में क्या चीजें होती है, कर्नल में तीन चीजें होती है, पेरिस्पर्म, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो। ठीक है ना बेटा, एक मिनट, जो ब्लैक जैसे बेटा यहाँ पर जो कर्नल है, कर्नल को तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया, पेरिस्पर्म, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो। ठीक है बेटा, इसमें जो पेरिस्पर्म होता है ये क्या चीज है, पहले इसको समझ लेते हैं बेटा। आपको पता है कि एम्ब्रॉय के बाहर एक फ्लूइड भरा था, उसे हम क्या कह रहे थे, न्यूसेलस कह रहे थे। ठीक है ना बेटा, एम्ब्रॉय के बाहर एक फ्लूइड भरा था जिसे न्यूसेलस कह रहे थे, एम्ब्रियो सैक के बाहर। ठीक है ना, एम्ब्रियो सैक के बाहर जो फ्लूइड था, आउटर इंटेगुमेंट्स और एम्ब्रियो सैक के जो बीच की जो लेयर थी उसमें न्यूसेलस नाम का एक फ्लूइड था जो कि एम्ब्रॉय सैक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है ना, मेगास्पोरोजेनेसिस के दौरान। ठीक,
अगर वो न्यूक्लियस बचा रह जाए, ठीक है ना, परसिस्टेंट न्यूक्लियस, कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिसमें वो न्यूक्लियस बचा रह जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, पेरिस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म, परसिस्टेंट न्यूक्लियस, परसिस्टेंट न्यूक्लियस, ये कहलाता है बेटा पेरिस्पर्म। इसका एग्जाम्पल आप याद रखिएगा बेटा, इसका एग्जाम्पल होता है ब्लैक पीपर, एनसीईआरटी ने दिया है बेटा, ब्लैक पीपर एंड बीट, ठीक है ना, ब्लैक पेपर जिसे काली मिर्च कहते हैं आप लोग, ठीक ना, ब्लैक पेपर और बीट याद रखिएगा बेटा। अब बात करते हैं हम एंडोस्पर्म की। अब एंडोस्पर्म तो आप अच्छे से पढ़ ही चुके हैं, इसको यहां पर डिटेल करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको यह पता होना चाहिए कि एंडोस्पर्म क्या होता है बेटा। ये ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट होता है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फिर प्राइमरी सेलुलर एंडोस्पर्म बनाता है, ठीक है बेटा। एंडोस्पर्म तो आपको यहां पर पता ही है। अब देखते हैं एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो भी हम आपको बता चुके हैं बेटा। एम्ब्रियो दो तरह के होते हैं। क्या होता है उसमें बेटा, एक मोनोकॉटलीडन से एम्ब्रियो बनते हैं, एक डाइकॉटलीडन से एम्ब्रियो बनते हैं। उसमें आपको हमने एक फ्लो चार्ट से आपको पूरा का पूरा बताया ही था कि क्या होता है बेटा, जाइगोट बनता है, ग्लोबुलर एम्ब्रॉय बनता है, हार्ट शेप्ड एम्ब्रॉय बनता है, फिर उसके बाद उसमें कॉटिलीडन्स का फॉर्मेशन होता है। तो जो एम्ब्रियो होता है इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है एम्ब्रॉयनल एक्सिस और एक होता है कॉटिलीडन्स, ठीक है ना। तो एम्ब्रॉयनल एक्सिस जो था वो आपको याद होगा, जो कॉटिलीडन्स के एबव था वो क्या था, एपिकॉटिल था, जो कॉटिलीडन्स के बिलो था वो क्या था, हाइपोकॉटिल था, ठीक है ना, याद रखना। तो जो एपिकॉटिल था वो प्लूम्यूल को कवर कर रहा था, जो हाइपोकॉटिल था वो रेडिकल को कवर कर रहा था। याद है ना बेटा, बता चुके हैं, अगले वीडियो में है उसको, ठीक ना, फिर से एक बार देख लेना, रिकॉल कर लेना उसको, ठीक है। तो ये एम्ब्रॉयनल एक्सिस दो चीजें बनाता है, प्लूम्यूल जो कि सूट का फॉर्मेशन करता है अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, और यहाँ पर जो रेडिकल है, रेडिकल रूट का फॉर्मेशन करता है लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। यहाँ पर कॉटिलीडन्स है, कॉटिलीडन्स आपको पता ही है कि एक मोनोकॉट्स होते हैं, एक डाइकॉट्स होते हैं। ये आपको यहां पर इतनी चीजें क्लियर हो गई, ठीक। तो ये सीड में इतनी चीजें होती हैं, आप इसको एक एक डिटेल करके नोट कर लीजिएगा, ठीक बेटा। आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सीड्स पे। सीड्स में जो सीड्स में आपको पता है कि सीड्स के अंदर बेटा ध्यान दीजिएगा, सीड के अंदर जो रेजिडुअल एंडोस्पर्म रह जाता है तो उसको क्या कहते हैं बेटा, एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, ठीक है ना। जिसके अंदर रेजिडुअल एंडोस्पर्म नहीं रह जाता है उसको क्या कहते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार यहां पर भी वही सेम चीजें हैं कि अगर उस सीड के अंदर रेजिडुअल एंडोस्पर्म रह जाता है तो उसको हम एल्बुमिनस सीड कहते हैं, ठीक है ना। सीड के अंदर अगर एंडोस्पर्म रह जाता है तो उसको हम एल्बुमिनस सीड कहते हैं। अब आपको पता ही है कि वो कब यूज होता है, जो रेजिडुअल एंडोस्पर्म रह जाता है वो यूज होता है बेटा कब, जब सीड जर्मिनेट करने लगता है तब, ठीक है ना बेटा। ये यहां पर एग्जांपल है वीट, मैज, बार्ली, कैस्टोर, बार्ली जौ जिसे जानते हैं आप लोग, ठीक ना। या फिर एक्स नॉन एल्बुमिनस सीड क्या होता है ये आपको पता है कि मतलब इसमें क्या है कि एंडोस्पर्म कंज्यूम हो चुका है डेवलपिंग एम्ब्रियो के दौरान, ठीक है ना। डेवलपिंग एम्ब्रियो के दौरान एंडोस्पर्म कंज्यूम हो चुका होता है। ये होता है बेटा पी, ग्राउंड नट, इतना आपको तो पता ही है। अच्छा, अब जैसे आपसे अगर कोई पूछ ले कि एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो में क्या समानता होती है, ठीक है बेटा, तो उसकी क्वांटिटी पे अगर पूछा जाए तो जैसे जैसे एम्ब्रियो बढ़ता जाता है एंडोस्पर्म घटता जाता है, ठीक है। इतना तो पता ही होगा क्योंकि डेवलपिंग एम्ब्रियो एंडोस्पर्म को कंटिन्यू कंज्यूम करता जाता है, ठीक। अब आते हैं बेटा हम लोग किस पे, सीड डॉर्मेंसी पर बेटा, ठीक। अब एक बार जैसे एम्ब्रियो मैच्योर होता है, मैच्योर होने के बाद जो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो धीरे धीरे कंज्यूम होते जाते हैं, उसमें मॉइस्चर घटता जाता है, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो पड़ जाती है, ठीक है। मॉइस्चर घटता जाता है, यानी उसकी मास का तो मॉइस्चर 10 से 15% रहेगा ही, किताब में यहां पर लिखा हुआ है। तो जब सीड की मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाए, बात को समझिएगा बेटा, जब सीड मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाए, उसमें मॉइस्चर घट जाए, ठीक, और वो मेच्योर हो जाए तो वो डॉर्मेंट कंडीशन में चला जाता है, ठीक है ना, सुप्तावस्था कंडीशन में चला जाता है, जिसे सीड डॉर्मेंसी कहते हैं।
इस सीड डॉर्मेंसी के लिए बेटा आपको हम पढ़ा ही चुके हैं कि इसके लिए इसको इंड्यूस कौन करता है, एब्सिसिक एसिड नाम का जो हार्मोन होता है वो इसको इंड्यूस करता है। ठीक है, अब जो होता है, अब इस सीड डॉर्मेंसी का फायदा क्या है बेटा? सीड डॉर्मेंसी का फायदा आपको पता ही है कि अगर सीड डॉर्मेंट कंडीशन में होता है तो इसको हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। सीड डॉर्मेंट कंडीशन में होता है तो इसको हम एज ए फूड या फिर एज ए जैसे एग्रीकल्चर के लिए भी इसको स्टोर किया जा सकता है, फूड न्यूट्रिएंट्स के लिए भी इसको स्टोर किया जा सकता है। इसकी बहुत ज्यादा उपयोगिता होती है। ठीक है बेटा, ये सीड डॉर्मेंसी कहलाती है, इतना आपको पता है। ठीक, क्लियर। अब एक चीज इसमें और बताइए आप, ठीक है ना, आपको बताना होगा बेटा कि जो सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक करने वाला कौन सा हार्मोन होता है। ठीक, ये इतना आपको यहां पर क्लियर होता है बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक, यहां पर ये चीज आपको पता ही है। हाँ, एक जैसे यहां पर सीड डॉर्मेंसी को एनसीईआरटी ने लिखा है कि जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो सीड जर्मिनेट होने लगता है। कैसे जर्मिनेट होगा? फेवरेबल कंडीशन आई, क्या माइक्रोपाइल उसमें तो मौजूद है, माइन्यूट पोर एक मौजूद है, उस माइन्यूट पोर से क्या एंटर कर गया? वाटर। क्या मिल गया उसको? मॉइस्चर मिल गया, मेटाबॉलिकली एक्टिव हो गया। वाटर के साथ ऑक्सीजन एंट्री कर गया, वो एंट्री कर गया, उसकी सीड डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक करने वाला हार्मोन आपको बताना है कौन सा है बेटा, ये आप बताएंगे। ठीक है, जैसे ही वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा वहां से उसका एम्ब्रॉय अब जर्मिनेट करना प्रारंभ कर देगा। इतना बेटा अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रूट पर। ठीक है ना, ओयूल आपको, सीड आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है ना, यानी जो ओयूल से सीड कैसे बना ये आपको क्लियर हो गया। अब पूरे के पूरी ओवरी से क्या बनेगा? फ्रूट बनेगा। ये कैसे बनता है इसको आगे समझते हैं, तब तक हम इसको मिटाते हैं। आप नोट कर लीजिए सारी चीजें बेटा। अब हम फ्रूट को समझते हैं। ठीक है ना, फ्रूट क्या चीज है। जैसे यहां पर फ्रूट, जैसे मैंने डायरेक्टली लिख दिया ओवरी डेवलप्ड इनटू फ्रूट। यहां पर बात समझिएगा बेटा कि फर्टिलाइज्ड ओवरी डेवलप्ड इनटू फ्रूट। बात फिर से समझ लीजिए बेटा कि फर्टिलाइज्ड ओवरी डेवलप्ड इनटू फ्रूट। जो सीडेड प्लांट होते हैं, जो जिस फ्रूट में जो सीड होता है उसमें फ्रूट तभी बनेगा जब वो फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो जो ओवेरियन वाल होता है, बात समझ लीजिए फिर से, जो ओवेरियन वाल होता है वो फ्रूट के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको फॉर्मेशन करता है। ओवेरियन वाल बनाता है क्या? पेरिकार्प बनाता है। पेरिकार्प में 3 लेयर होते हैं। ठीक है ना, जो आउटर होता है उसे एपिकार्प कहते हैं, मिडिल होता है उसको मेसोकार्प कहते हैं, और जो इंटरनल होता है, इनर होता है, उसे एंडोकार्प कहते हैं। बात को समझ लीजिएगा बेटा कि जो फ्रूट के ऊपर एक कवरिंग होती है, आम का छिलका आप लोग निकालते हैं ना, वही चीज की मैं बात कर रहा हूं बेटा। ठीक है, जैसे सेब में भी होता है। यहाँ पर एनसीईआरटी ने फिगर में दिखाया है बेटा, यहाँ पर फाल्स, हालांकि सेब तो फाल्स फ्रूट है, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प सब दिखाई दे रहा है, साफ साफ बिल्कुल क्लियर आप देख सकते हैं। तो जो ओवेरियन वाल होती है, वही ओवेरियन वाल तो आप खाते हो, और यही ओवेरियन वाल 3 लेयर की बनती है। ठीक है ना, क्या होता है बेटा? एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। कुछ में आप एपिकार्प खाते हो, कुछ में आप मेसोकार्प खाते हो, कुछ में आप एंडोकार्प खाते हो। ठीक है ना, तो जैसे सेब में दिया हुआ है बेटा, सेब में आप एपिकार्प और मेसोकार्प दोनों खाते हो। ठीक है ना, ठीक है बेटा, ये आपको यहाँ पर ये इतना क्लियर हुआ। अब जो फ्रूट होते हैं ये दो तरीके से हो सकते हैं बेटा। वैसे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट तो मैंने आपको शायद बताया है, अगर नहीं भी बताया होगा तो ये मैं आपको एक क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट की एक लिस्ट व्हाट्सएप कर दूंगा, आप उसको देख लेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। उसमें ये भी है कि कौन सा हिस्सा खाया जाता है, कौन सा हिस्सा नहीं खाया जाता है, उसमें क्या क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, ऐसे होते हैं, ढेर सारे टाइप्स के होते हैं, ये आप देख लेंगे उसमें। ठीक है ना, तो यहाँ पर फ्रूट्स जो होते हैं 2 तरह से हो सकते हैं, या तो वो फ्लेसी हो सकते हैं या ड्राई हो सकते हैं। जो फ्लेसी होते हैं जिनमें एग्जांपल दिया है गुआवा, मैंगो, ऑरेंज। जो ड्राई हो सकते हैं उसमें क्या है? ग्राउंडनट, मस्टर्ड, 2 चीजें हो सकती हैं। ठीक है ना बेटा, ये आपको समझ में आया। ये फ्लेसी फ्रूट क्या होते हैं और ड्राई फ्रूट क्या होते हैं। ठीक, अब एक चीज और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको समझना है। यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक, जो फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, बात को फिर से समझ लीजिए, जो फ्रूट का डेवलपमेंट होता है अगर वो ओवेरियन वाल से होता है, बात समझ लीजिएगा बेटा,
फ्रूट के डेवलपमेंट के बेसिस के आधार पर फ्रूट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है बेटा ट्रू फ्रूट, एक है फॉल्स फ्रूट। यहां पर सही और गलत नहीं कहेंगे हम कि ये सही फल है, ये खराब फल है, ऐसा नहीं है बेटा। ट्रू फ्रूट का मतलब ये है कि ये जो होता है ओवेरियन वॉल से डेवलप्ड होता है। बात को फिर से समझ लीजिए कि जो ट्रू फ्रूट्स होते हैं ये ओवेरियन वॉल से डेवलप्ड होते हैं, डेवलप्ड फ्रॉम ओवेरियन वॉल, ठीक है ना, फर्टिलाइज्ड ओवेरियन वॉल, ठीक है। और जो फॉल्स फ्रूट होते हैं किसी ओवेरियन वॉल को छोड़ करके किसी अदर पार्ट से डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। फॉल्स फ्रूट को छोड़ करके किसी अदर पार्ट से डेवलप होते हैं। जैसे यहां पर हमने लिखा है फॉल्स फ्रूट एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, ठीक है ना। ये एग्जांपल याद रखना। जैसे एप्पल को देखा जाए तो एप्पल किससे डेवलप होता है बेटा? एप्पल थैलमस से डेवलप होता है, ठीक है ना। ये चीज याद रखिएगा। मतलब कि सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि जो फ्रूट्स होते हैं बेटा ये किसी अदर पार्ट से डेवलप होंगे ओवेरियन वॉल को छोड़ करके, उसको हम फॉल्स फ्रूट कहेंगे। जो ओवेरियन वॉल से डेवलप होता है उसे हम क्या कहेंगे? ट्रू फ्रूट कहेंगे। इसको याद रखना। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा भी गया है बेटा कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या क्या कहलाता है, ठीक है ना बेटा। पार्थेनोकार्पिक क्या है, ठीक है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या है? ऐसा सीड, ऐसा फ्रूट, द फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, एक लाइन में याद रखिएगा, द फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक याद रखिएगा बेटा, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। जैसे एग्जांपल बनाना। अब पता है कि जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा उसमें सीड होगा नहीं होगा, तो ऐसे फ्रूट क्या हो सकते हैं? सीडलेस फ्रूट होंगे बेटा, ठीक है ना। क्योंकि बनाना में सीड नहीं होता है। इसको भी याद रखिएगा कि ऐसे फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हो उनको हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। ये पार्थेनोकार्पी भी कहलाता है। ये दशा, ये कंडीशंस पार्थेनोकार्पी भी कहलाता है। अगर आपको पार्थेनोकार्पिक की जगह पार्थेनोजेनेसिस दे दिया तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा बेटा, जैसे कि पिछली बार नीट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है कि उसमें फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना, फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन यहां पर बन चुका हुआ फ्रूट है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहेंगे, ठीक। ये कंडीशन पार्थेनोकार्पी कहलाती है। चलो यहां पर ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहां पर बेटा जो एनसीईआरटी ने यहां पर फिगर, जो यहां पर डायग्राम जो दे रखे हैं, यहां पर जो फिगर संख्या 2.15 है, इसमें आप सीड्स को भी दिखाया बेटा। सीड कोट में एंडोस्पर्म, कॉटलीडन्स क्या चीजें होती है, इन सबको याद रखना। यहां पर जो पहला ऊपर ए वाला हिस्सा दिखाया गया है, कुछ सीड्स के बारे में बताया है, क्या चीजें हैं। ये खासतौर से ये वाला जो फिगर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बेटा। इसकी लेबलिंग को याद रखना और इसको भी याद रखना, मोस्टली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा फिगर जो यहां पर दिखाई दे रहे हैं बी वाले, कि फॉल्स फ्रूट एप्पल और स्ट्रॉबेरी को दिखाया है बेटा। इसमें आप देख लीजिए, इसमें एंडोकार्प, मेसोकार्प जो आउटर वाला है एपिकार्प कहलाता है, और यहाँ पर जो थैलमस वाला हिस्सा है बेटा यही फ्रूट को डेवलप करता है, या इसलिए इसको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। और जो स्ट्रॉबेरी होता है, स्ट्रॉबेरी में भी जो थैलमस वाला हिस्सा होता है, इसके अंदर वाला जो हिस्सा आप कंज्यूम करते हो, ये फ्रूट का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। यहां पर ये पता होगा आपको बेटा। अब एक सवाल इसमें और एक चीज और है कि जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं इसको हम हार्मोन से इंड्यूस कर सकते हैं। जी हाँ बेटा, इसमें हम कुछ ग्रोथ हार्मोन्स से अगर इनको इंड्यूस कर दिया जाए तो इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल प्रोडक्टिविटी, ठीक है। इसको कॉमर्शियल रूप से बड़े पैमाने पर इसका फॉर्मेशन, इसका प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है ना। अब आपको इतना पता ही है। एक चीज और बेटा, इसके जो इसका इस फिगर के नीचे जो लास्ट वाला पैराग्राफ है उसमें बताया है सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेज ऑफ एंजियोस्पर्म। इसका एडवांटेज आपको पता है बेटा, इसका कैसे ये जो होता है, इसका बेनिफिट क्या है सीड्स का, फ्रूट के अंदर जो सीड्स बनते हैं उसका बेनिफिट क्या है, ये मैं आपको इसके पहले बता चुका हूं, ये आप नोट कर लीजिएगा। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं एडवांटेज ऑफ सीड क्या है। वाइड स्प्रेड डिस्पर्सल हो सकता है, फैल सकता है फ्रूट के कई जगह पर इसका सीड को फैलाया जा सकता है। इसकी लॉन्ग टर्म डॉर्मेंसी पॉसिबल होती है जिसकी वजह से इसको स्टोरेज किया जा सकता है, एज ए फार्मिंग, एज ए फूड के लिए स्टोरेज किया जा सकता है। सीड बेटा ड्रॉट रेजिस्टेंस होते हैं, इसलिए इन पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, और ये एक न्यूट्रिटिव पैकेज होते हैं एम्ब्रियो के साथ में, ठीक है। इसका फूड के रूप में भी कंज्यूम किया जा सकता है, ठीक है। इतना आपको पता है। लेकिन जो यहाँ पर एक और लाइन लिखी हुई है, आप ध्यान से पढ़िए इसको।
समझ लीजिएगा, मैं पढ़ रहा हूं, एक इसमें असर्शन रीजन का एक क्वेश्चन बन सकता है। मैं पढ़ रहा हूं, इसको समझिए। Firstly, since reproductive process such as pollination and fertilization are independent water, यहाँ पर कह रहा है कि जो एडवांटेज ऑफ एंजियोस्पर्म में, जो सीड का जो एडवांटेज होता है एंजियोस्पर्म में, ये क्या चीज है? पहला एडवांटेज बता रहा है कि ये पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में के लिए वाटर पर इंडिपेंडेंट होते हैं। बात को समझ लीजिए बेटा, जो सीड्स हैं, सीड्स फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन के लिए वाटर पर इंडिपेंडेंट होते हैं, कुछ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन जो एक्वेटिक प्लांट है वो तो वाटर पॉलिनेटेड पे तो डिपेंडेंट है ही। जैसे जो लोअर क्लास के हैं वो एल्गी है, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, ये तो एक्वेटिक है ही, लेकिन उसमें तो सीड बन नहीं रहा है। सीड किसमें बन रहा है? एंजियोस्पर्म में बन रहा है। एंजियोस्पर्म में कुछ हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया वगैरह को छोड़ दिया जाए तो इसमें भी उन सबको छोड़ दिया जाए तो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर पर ये डिपेंडेबल नहीं होते हैं। उसकी अगली लाइन क्या लिखा है? सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल। लेकिन सीड को बनाने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। दोनों कंडीशन आप समझ पाए बेटा? कहने का मतलब यह है कि जो सीडेड प्लांट होते हैं इनमें मोस्टली वाटर की आवश्यकता नहीं होती है फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन के लिए, कुछ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन जो सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, सीड जो बन रहा होता है, उसमें वाटर की डिपेंडेंसी जरूरी होती है, वहां पर वाटर की रिक्वायरमेंट जरूरी होता है बेटा, ठीक है ना। जैसे मैंने एक चीज और बताया बेटा कि सीड का डिस्पर्सल होता है। सीड का डिस्पर्सल कई तरीके से हो सकता है। अब आपको पता है सीड, कुछ हल्के सीड्स होते हैं, कुछ लाइट वेट सीड्स होते हैं जो एयर के थ्रू उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। एयर के थ्रू उड़ करके वो फैल जाते हैं, दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, मतलब उनका डिस्पर्स हो जाता है, बिखराव हो जाता है, प्रसार हो जाता है, फैलाव हो जाता है। और कुछ सीड्स वाटर के थ्रू फैल जाते हैं, ठीक है। जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं वो वाटर के थ्रू फैल जाते हैं, कुछ एनिमल्स के थ्रू फैलते हैं, कुछ फ्रूट्स इतने खूबसूरत होते हैं, टेस्टी होते हैं, उनको कंज्यूम करने के लिए एनिमल्स आते हैं, खाते हैं और उसके सीड्स को दूर दूर तक जाकर के फैला देते हैं, वहां पर वो प्लांट सूख जाते हैं। कुछ एक्सप्लोसिव तरीके से होते हैं, जैसे आप कैस्टोर का पौधा देखते हैं, सरसों का पौधा देखते हैं, उसमें क्या होता है, उसकी जो लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं वो क्या होता है, वो जब पक जाता है, बिल्कुल मैच्योर हो जाता है, तो ऐसे तेजी के साथ उसमें ब्लास्ट होता है, एक्सप्लोसिव होता है, विस्फोट होता है, वो दूर तक फैल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक ही जगह पर अगर सीड गिरता रहा, वहां पर उगता रहा, तो क्या होगा, वहां पर स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस होने लगेगा, ठीक है ना। एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल आ जाएगा क्योंकि फूड की कमी हो जाएगी, तो दूर तक फैल जाएंगे, जिससे उनका आसानी से प्रसार भी हो सकता है और फूड की स्कार्सिटी भी नहीं होगी, ठीक है बेटा। यहां तक अब आपको ये क्लियर हो गया। एक लास्ट में हम लोग और चलते हैं, 1 मिनट बेटा। इसमें जो अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर एनसीईआरटी ने दे रखा है, इसमें जो सीड होता है ये डिहाइड्रेटेड होने के बाद और मैच्योर होने के बाद यहाँ पर जो बन चुका है, इसकी तो एडवांटेजेस तो है ही, लेकिन जो इसका जो प्रमुख एडवांटेजेस है कि इसकी वायबिलिटी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसकी वायबिलिटी होगी तो एज ए क्रॉप इसको हम नेक्स्ट सीजन के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सीड की वायबिलिटी है वो प्लांट टू प्लांट वेरी कर सकती है। यहाँ पर कई महीनों से लेकर के सालों तक लेकर के यहाँ पर कई 100 सालों तक यहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट्स मिले हैं। एनसीईआरटी ने जैसे यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है बेटा, मैं पढ़ करके बता रहा हूँ, अब नोट भी कर देता हूँ यहाँ पर, आप सुन लीजिए, समझ भी लीजिए कि हाउ लॉन्ग डू द सीड्स रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स। अगर इनका डिस्पर्सल हो जाए, बात को समझिएगा बेटा, कि जो सीड है इनका बिखराव हो जाए, इनका प्रसार हो जाए, तो उस जगह पर कितने समय तक वो सरवाइव कर सकते हैं, वहां पर कितने समय तक वो जीवित रह सकते हैं, ठीक है ना। दिस पीरियड अगेन वेरी ग्रेटली, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि ये बहुत ज्यादा वेरी करता है। देखो, कुछ स्पीसीज की वायबिलिटी कुछ महीनों तक होती है, लेकिन कुछ स्पीसीज की वायबिलिटी कई सालों तक हो सकती है। इनमें से बेटा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सबसे ओल्डेस्ट अगर कोई सीड मिला हुआ है तो, ठीक है ना, सबसे ओल्डेस्ट सीड मिला हुआ है लुपिनस अरैक्टिस। बात को समझिएगा बेटा, लुपिनस अरैक्टिस, ठीक है ना, लुपिनस
आर्कटिकस है बेटा, आर्कटिकस है, आर्कटिकस, आर्कटिकस, लुपिनस आर्कटिकस। इसको देखिए बेटा, ये आर्कटिक टुंड्रा में खुदाई के दौरान मिला था ये सीड, और ये सीड सबसे पुराना सीड है, ठीक है ना। यहाँ पर इसको जानते रहिए, ये जो होता है बेटा, ये एक फ्लावरिंग सीड है। इसको ऐसा माना गया है कि ये 10,000 साल पुराना है, यानी कि 10,000 साल तक ये डोरमेंट कंडीशन में था। ये सबसे ओल्डेस्ट प्लांट है बेटा, यहाँ पर ये 10,000 ईयर्स, ठीक है ना, 10,000 ईयर्स पुराना है, ठीक है बेटा, इसको आप याद रखिएगा। एक और है बेटा कि वो कुछ आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन के दौरान, यानी जो पुरातत्व विभाग के खुदाई के दौरान यहाँ पर राजा हेराल्ड के महल के पास मिला था, डेड सी के समीप, ठीक है ना, डेड सी के समीप राजा हेरोड्स के महल के पास ये मिला था एक ऐसा सीड जो जिसे डेड पाम और फिनिक्स डेक्टाइलोफेरा कहते हैं। इसका भी नाम याद रखिएगा बेटा, ये 2000 साल पुराना सीड मिला है। यहां पर डेड पाम और फिनिक्स क्या बेटा, फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा, एनसीईआरटी ने दिया है बेटा, आप इसको याद रखिएगा, डेक्टाइलीफेरा, ठीक है ना बेटा, इसको याद रखिएगा। ठीक, अब यहां पर ये आपको सीड वाइबिलिटी समझ में आ गई। यहां पर जो इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं बेटा, कौन कहां पर मिला था ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना बेटा। ये मिला था आर्कटिक टुंड्रा में, ठीक है ना, आर्कटिक टुंड्रा, ठीक है ना। ये डेड सी के पास राजा हेराल्ड के महल के पास, राजा हेरोड के महल के पास मिला था बेटा, ठीक है ना, नियर डेड सी, इसको भी याद रखिएगा, डेड सी at the palace of King Herodes, इनके पास मिला था। इसको भी याद रखिएगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट डाटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा बेटा। ये अब यहाँ पर इसको हम खत्म करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि काफी लंबा हो जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर थर्ड पैराग्राफ में कुछ क्वेश्चंस को भी दिया गया है, यहाँ पर इसको भी ये आपको करना है। जैसे कुछ क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर आपको पढ़ करके बताता हूँ कि हाउ मेनी एग्स आर प्रेजेंट इन एम्ब्रॉय सैक, यानी कि एक एम्ब्रॉय सैक में कितने एग्स होते हैं, इसको बताना है। हाउ मेनी एम्ब्रॉय सैक आर प्रेजेंट इन एन ओव्यूल, इसको भी बताना है आपको। हाउ मेनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन एन ओवरी, और हाउ मेनी ओवरीज आर प्रेजेंट इन ए टिपिकल फ्लावर, हाउ मेनी फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन ए ट्री। इस चीज को बेटा आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है ना। चलते चलते बेटा छोटा सा एक और है यहाँ पर, उसको भी हम लोग यहाँ पर फिनिश ही कर देते हैं। लास्ट में है बेटा कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, ये क्वेश्चन के अलावा बेटा लास्ट के पैराग्राफ में है, इसको भी खत्म कर देते हैं 2 मिनट के अंदर। जो यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर जो सीड का फॉर्मेशन होता है, ये नंबर ऑफ सीड्स कितने बनते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे कुछ प्लांट्स दिया हुआ है कि आर्किड फ्रूट जो होते हैं बेटा, हजारों छोटे छोटे टीनी सीड्स बता रहा है बेटा, आर्किड्स फ्रूट हजारों टीनी सीड्स का फॉर्मेशन करता है। और इसी सिमिलर केस में बेटा फ्रूट्स कुछ पैरासाइट स्पीसीज जो होते हैं, जैसे ओराबैंकी है और एस्ट्राइगा है, ये भी बहुत ज्यादा हजारों की संख्या में सीड्स का फॉर्मेशन करते हैं इनके फ्रूट। और दूसरा है बेटा फाइकस, हाउ लार्ज द ट्री, फाइकस गूलर का पौधा जिसे आप लोग कॉमनली कहते हैं ना, गूलर का पौधा देखते हो बहुत बड़ा होता है, और उसको जब खाते हो तो उसमें बहुत ही छोटे छोटे टीनी सीड्स दिखाई देते हैं, बहुत पतले पतले छोटे छोटे दिखाई देते हैं। अगर रब करोगे तो रब की तरह दिखते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ सीड्स बहुत ज्यादा होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि why in these plants have the lots of number of seeds। बेटा जिस प्लांट्स के सीड्स की सर्वाइवल के और डिस्पर्सल के चांसेस कम होते हैं, ऐसे प्लांट्स में नंबर ऑफ सीड्स अधिक होते हैं, ठीक है ना। ये आपको यहां पर इतना क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा, ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रॉयनी, इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक चीज और भी डिस्कस करेंगे कि जो अदर फ्लावरिंग के जो अदर पार्ट थे, जैसे सेपल्स था, पेटल्स था, सिनर्जिड था और एंटीपोडल सेल था, इनका हुआ क्या, इनके फेट को भी हम डिस्कस करेंगे। तब जाकर के ये आपका चैप्टर कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा। होप ये आपको समझ में आया होगा। जितने क्वेश्चन यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं, ये सारे के सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। सॉल्व करके मुझे भेजना होगा। दैट ऑल द बेस्ट बेटा, पढ़ते रहिए, ठीक है ना। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।